सबको राम राम भाई, सबका स्वागत। और आज दिन है मंडे, डेट हो गई है 18 अगस्त 2025। और अब हम जीएनएम पढ़ेंगे। जीएनएम में हमारा अभी बोन एंड जॉइंट चैप्टर चल रहा है, जिसका लास्ट एक तो हेडिंग बचा है और एक लास्ट एसबीएस भी इसके बचेगा। अभी चल ही रहा है, आज हो जाना चाहिए। बोन एंड जॉइंट, बोन एंड जॉइंट्स में पेज नंबर 293 पे जो हेडिंग है वो है रूमेटिज्म फर्स्ट। ब्रैकेट में कह रहे हैं रूमेटिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कोमा क्रॉनिक पॉलीआर्थराइटिस। और ये इस एसबीएस के अंतर्गत चल रहा है। ये चल रहा है एसबीएस ऑफ द बोन, कार्टिलेज एंड लिगामेंट के अंतर्गत चल रहे हैं ये सारे अभी, जिसका ये लास्ट हेडिंग होगा रूमेटिज्म फर्स्ट। कन्वेंशनल मेडिसिन लेबल्स रूमेटिज्म एज सो कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। कन्वेंशनल मेडिसिन ने इसको लेबल करके रखा हुआ है, इसको एक तरह से संज्ञा दे रखी है कि ये एक सो कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज है। वेयर फॉर एन अननोन रीजन द बॉडीज ओन सेल्स आर said to turn against its own tissue to destroy it। जहां पर एक ऐसा सो कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज बताया कि जहां पर अननोन कारण की वजह से बॉडी की अपनी ही सेल्स टर्न कर जाती हैं अगेंस्ट इट्स ऑन टिश्यू एंड डेस्ट्रॉय, अपने ही टिश्यू के को डेस्ट्रॉय करने लग जाती हैं, अपनी ही बॉडी की सेल उनके अनुसार। एन इंडिकेशन ऑफ दिस आर रूमेटिज्म factors and rapid blood sedimentation, and its primary factors are antibodies which work against the body's own tissues। इंडिकेशन इसका है आर ए फैक्टर, रूमेटिज्म फैक्टर जो हम कराते हैं। और रैपिड ब्लड सेडिमेंटेशन, रैपिड ब्लड सेडिमेंटेशन का मतलब है ईएसआर बढ़ जाएगा उसका, है जी। जी जी। और कह रहे हैं एंड इट्स प्राइमरी फैक्टर्स आर एंटीबॉडीज, इसके प्राइमरी फैक्टर्स जो है वो एंटीबॉडीज माने जाते हैं। विच वर्क अगेंस्ट द बॉडीज ऑन टिश्यूज, जो अपनी बॉडी के टिश्यू के अगेंस्ट काम करते हैं वो प्राइमरी फैक्टर माने जाते हैं, वो एंटीबॉडीज। They are determined by observing the reaction of blood serum with other proteins in a test tube or plate। और ये तय होता है, निश्चित होता है ऑब्जर्व करते हुए जब ब्लड सीरम रिएक्शन करता है दूसरी प्रोटीन्स के साथ टेस्ट ट्यूब में या प्लेट पर, लैब में इस तरह से इसको दूसरी प्रोटीन्स के साथ ब्लड सीरम के रिएक्शन के द्वारा इसको डिटरमाइन करते हैं कि ये आर इफेक्ट पॉजिटिव है या नहीं। Various other tests are also used such as the so-called Waller-Rose test or the ELISA test। दूसरे टेस्ट भी यूज करते हैं इसको हम डिटरमाइन करने के लिए, जिनको वालर रोज टेस्ट भी कहते हैं। वालर रोज टेस्ट है, मैंने इसको लिखा हुआ ए सीरोलॉजिकल टेस्ट यूज टू डिटेक्ट रूमेटॉइड फैक्टर इन ब्लड सीरम। और द एलाइजा टेस्ट भी इसके लिए एंटीबॉडी वगैरह को जांचने के लिए है। फॉर अस, ये तो था कन्वेंशनल मेडिसिन के हिसाब से, अब कह रहे हैं फॉर अस, हमारे लिए। फॉर अस दीज टेस्ट एंड देयर रिजल्ट आर मीनिंगलेस। अमित पाल भाई, डॉक्टर दीपशिका जी। गजब की बात करके निकल जाती है जीएनएम। कह रहे हैं हमारे लिए ये सारे जो टेस्ट के जो रिजल्ट आते हैं ये इनका कोई मतलब नहीं है, ये महत्वहीन है। द टर्म एंटीबॉडीज इम्प्लाइज ए फाइट बिटवीन गुड एंड इविल। ये जो टर्म एंटीबॉडीज है ये लागू होती है एक ऐसी लड़ाई जो कि गुड एंड इविल के बीच में है। फ्रॉम दिस एरोनियस नोशन come the terms
immunoglobulin, antibodies and antigen। और आगे कह रहे हैं ये जो त्रुटिपूर्वक नोशन है कि ये गुड एंड इविल के बीच में लड़ाई है एंटीबॉडीज के लिए, ये एक एरोनियस नोशन, एक त्रुटिपूर्ण धारणा की वजह से टर्म निकल के आ गई इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज एंड एंटीजन। ये जो टर्म्स आई हैं ये इस एरोनियस नोशन की वजह से निकल के आई हैं। द ट्रूथ इज दैट नोवेयर इन द ह्यूमन बॉडी कैन दीज प्रोसेसेस बी ऑब्जर्व्ड दैट वुड लेट अस कंक्लूड दैट सच एक्टिविटी अकर्स। सच्चाई तो ये है कि कहीं भी इंसान के शरीर में ये प्रोसेस ऑब्जर्व होते ही नहीं। दैट वुड लेट अस कंक्लूड दैट सच एक्टिविटी अकर, जो हमें हम इस कंक्लूजन पे पहुंचाए हमें कि ये एक्टिविटी होती है, ऐसा कुछ भी प्रोसेस इंसान के शरीर में नहीं मिलता। The term immune system is not used by 5 biological law of nature because there is no such thing, nor are there any immunoglobulins or antibodies or antigens. Instead, we have globulins, which are increased flowing poisoning, ब्रैकेट में कह रहे हैं इनोकुलेशंस, एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स, अल्कोहल एटसेट्रा, इंजरीज, ब्रैकेट में कह रहे हैं ब्रूजेज, कंट्यूजन एटसेट्रा, और ड्यूरिंग हीलिंग फेज। आई ओपनर स्टेटमेंट चल रहा है हम लोगों के लिए। कह रहे हैं कि ये टर्म इम्यून सिस्टम है इज नॉट यूज्ड बाय 5 बायोलॉजिकल ऑफ नेचर। 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर इस इम्यून सिस्टम जैसी टर्म को नहीं यूज करती, क्योंकि ऐसी कुछ चीज है ही नहीं। नॉर आर देयर एनी, और ना ही कोई इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज, एंटीजन, ना कुछ ऐसा है। इंस्टेड वी हैव ग्लोबुलिन, इसके बजाय हम टर्म यूज करते हैं 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर में यूज होता है ग्लोबुलिन। केवल शरीर में केवल ग्लोबुलिन्स पाया जाता है 5 बायोलॉजिकल ऑफ नेचर के हिसाब से। विच आर इंक्रीज फॉलोइंग पॉइजनिंग, और जो ग्लोबुलिन्स बढ़ जाते हैं यदि शरीर के अंदर कोई पॉइजनिंग हो जाए, इनोकुलेशंस के द्वारा, एंटीबायोटिक्स के द्वारा, ड्रग्स के द्वारा, अल्कोहल के द्वारा, इट एटसेट्रा, या इंजरीज कोई हो जाए तो ग्लोबुलिन्स बढ़ जाते हैं, ब्रूजेज या कंट्यूजन एटसेट्रा की वजह से अगर इंजरीज हो जाए, या फिर ड्यूरिंग हीलिंग फेज भी ग्लोबुलिन्स बढ़ते हैं। तो जब हीलिंग फेज के दौरान ग्लोबुलिन बढ़ेंगे तो कोई भी बोन का एसबीएस में ग्लोबुलिन ज्यादा मिलेंगे दीपशिखा हीलिंग फेज में, जिसमें ये कह देंगे आर फैक्टर पॉजिटिव हो गया। तो ये ड्यूरिंग हीलिंग फेज भी ग्लोबुलिन बढ़ जाते हैं। तो भाव ये है कि केवल ग्लोबुलिन्स हैं बॉडी के अंदर, जिसको इन्होंने ग्लोबुलिन्स को 3 जगह क्लासिफाई कर दिया। किसी को इम्यूनोग्लोबुलिन कह दिया, किसी को एंटीबॉडीज कह दिया, किसी को एंटीजन कह दिया। जबकि जीएनएम के हिसाब से 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से वन एंड ओनली प्रोटीन जो फाइट का काम करती हैं वो ग्लोबुलिन्स होती है, एक तरह से मदद करती हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट करें, सेल्फ अर्थ कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू बॉडी लोकेशन, इसमें भी सेल्फ अर्थ कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा बॉडी की लोकेशन के हिसाब से। एग्जाम्पल कह रहे हैं रूमेटिज्म अटैक, इसको कह रहे हैं ए 36-year-old टीचर ऑफ स्लेंडर बिल्ड हैज सफर्ड फॉर ईयर्स फ्रॉम पॉलीआर्थराइटिस ऑफ द आर्म्स एंड लेग। रूमेटिज्म अटैक एक हेडिंग दिया है इन्वर्टेड कॉमा में, जिसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 36-year-old टीचर है जो स्लेंडर बिल्ड है, जिसकी बॉडी सिलेंड्रिकल बॉडी है, सफर कर रहा है पॉलीआर्थराइटिस से आर्म की और लेग्स की सालों साल से। The patient is very excited about her upcoming wedding, but her mother continuously meddles with the preparation. वो पेशेंट बहुत एक्साइटेड है अपनी शादी को लेकर के,
होने वाली शादी को लेकर के, लेकिन उसकी माताजी लगातार हस्तक्षेप करती है उसके तैयारियों पे में तैयारियों। द ब्राइडल बैंकट इज द इशू एट हैंड। ओके। द ब्राइडल बैंकट इज द इशू एट हैंड, इसको कह बुके, रहे हैं। हाँ बेटा। बुके, ब्राइडल ठीक बुके। ठीक। बुके जो लेते हैं ना, हाथ में लड़कियां लेके चलती हैं अच्छा, बी ओ क्रिश्चियन शादियों क्यू के बी, लिए। ये बुके बोलेंगे, ब्राइडल बुके। अच्छा, हाँ, हाँ बुके। जी, बुके। ब्राइडल ब्राइडल बुके बुके इज द इशू एट हैंड, इसको कह रहे हैं द मदर वांट्स टू पिक इट आउट हरसेल्फ बिकॉज द पेशेंट हैज नॉट बीन एबल टू। तो इस उस बुके को एक तरह से ये इशू बना उसके हाथ के लिए, जहां पर माँ उसकी अपने हाथ में रखना चाहती है, क्योंकि पेशेंट हैज नॉट बीन एबल टू, वो पेशेंट सक्षम नहीं है उसको हैंड में रखने के। मतलब बॉस ये है कि उसकी माँ ये चाह रही है कि मैं खरीद के लाऊं, मैं कहूंगी वो होगा, तेरे बस की नहीं है, तू नहीं संभाल सकता। तो अब इस टाइम शादी की तैयारियों के हर चीज में तो वो अपना अड़ंगा अड़ा रही है। और ओके, अब जो है वो असली आ गया कि ये बुके भी तुम से नहीं खरीदा जाएगा, मैं अपने मैं हाथ में अपने रखना हाथ चाह रही में हूँ। लेती हूँ, ऐसे कि आप सक्षम नहीं हो, ऐसा हाँ, इसको हाँ कह जी, दूं। मैं ओके। खुद पिक करूंगी इसको, ओके, मैं खुद इसको पिक करके लाऊंगी कि ये वाला लेना है। हाँ, चलो। हाँ, दिस फ्रस्ट्रेट्स द पेशेंट, इससे पेशेंट को फ्रस्ट्रेशन हुआ और वो चला गया सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक विद रिगार्ड टू द मदर। कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक जो है विद रिगार्ड टू द मदर उसको आया। सी फाइनली डिसाइड टू अरेंज द बुके herself एंड आल्सो डिसाइड ऑन द म्यूजिक फॉर द वेडिंग। ये बुकेट मेरे को लगता है वो हॉल होता है जहाँ शादी होती है, बुके की जगह ना ना ना, नहीं, बस नहीं, ये बैंकट। ये बके ये वो बैंकट होता है, ये बुके है। अच्छा। बुकेट लिखा है, इसको बुके ही पढ़ा जाएगा। बुके दिया जाता है ना, गुलदस्ता, बी ओ यू जो क्यू गुलदस्ता दिया ई जाता टी। बस अच्छा। ये जो क्रिश्चियन हाँ। शादियां होती है ना, इसमें ये बुके का भी महत्व होता है। और कुछ फ्लावर गर्ल्स भी होती हैं, वो भी फ्लावर स्प्रेड हम्म। करते हैं, जब लड़कियां आती हैं तो करती हैं। तो ये ना एक रिचुअल है उसमें, बुके हाँ। देना ब्राइड को, और अच्छा। ब्राइड लेके जो आती है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट था उसके लिए। हाँ जी। ओके, तो उसने अरेंज किया इस बुके को और डिसाइड करा म्यूजिक फॉर वेडिंग भी अपना आप, मतलब उसने हाँ, इज इक्वल हाँ टू जी। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड बिगिनिंग ऑफ द हीलिंग फेज। शी फाइनली देखो पता है क्या है, डिसाइड टू, हाँ मैं। ये ना बेसिकली वो क्रिश्चियन शादी है ना, इसलिए यहाँ पे बुके है ये। हाँ। ओके ओके, हाँ भाव वही आ रहा है जो बता रहे हैं ये लोग। तो दूसरी बात ये है ना, जैसे हाँ आप हो सीधे आदमी, तो हाँ आपने जो है बैंक की देखे। अब अमित भैया देखो, एक बार में समझ गए बुके। हाँ हाँ, ये बात तो तू अबे सही कह भैया, रहा सही बात है। तो बेटा भाई देखो, होम्योपैथी है। का मतलब ये होता है आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। हाँ होम्योपैथी एक जगह से चलेगी नहीं, आपको हाँ पता होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि जी ये क्या लिखा है, हम नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, हाँ, यहाँ पर जो उसका है उस हिसाब को समझना पड़ेगा। तभी तो ये हम जो हमें दीपशिखा कह रही ये, है ना, हाँ नहीं, इस और इसमें बहुत सारी दीपशिखा को अपने डिफेंस के लिए मतला। हम इसलिए ही तो नहीं तेरे नहीं साथ हम इसलिए तो तेरे साथ रहते हैं कि कुछ हम भी सीख लेंगे भैया। नहीं, मैं हाँ उसको नहीं कह रहा। हाँ बस बीच में जो आ रही थी सब लोगों की, ये बहुत मायने रखती है वहां पर कि किस चीज का कैसा बुके दिया गया। उसमें जो हाँ। फ्लावर्स गर्ल और वो आप बता रहे हो, उसके साथ में वहां वो छोटी छोटी चीज कहते हैं कि मैं इस लिली के लिए सेंसिटिव हूँ, या अच्छा। मैं मैरी गोल्ड के लिए सेंसिटिव हूँ कि ये हम्म। इसके लिए, या ये मेरे को अच्छा लगता है। उस हिसाब से उनके लिए बड़ी वो प्रिपरेशन वाला काम है ये। हाँ नहीं, बिल्कुल बारीकी से आप जानते हो, इसका मतलब वो तो मायने रखता है, जो अभी हाँ थोड़ी जी, देर पहले आप लोग कह रहे थे दोनों। हाँ, हाँ जी, हाँ, हाँ। ये एक मीनिंगफुल चीज है। अब सही कह रहे हो, हम लोगों के लिए मीनिंगफुल है भी नहीं वैसे। मजाक में भी कह बिल्कुल। ले और वैसे भी कह ले तो हम लोगों कहते हैं यहाँ कोई चला गया बुके लेके कपल्स के पास तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी वो लिफाफा पकड़ा दे वजपाल। तो शुरुआत दे दिया हाँ ये वाली। हाँ, तो कह रहे हैं कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हुआ
and beginning the healing phase, तो attack or rheumatism in her left mother oblique child knee। तो जब ये हीलिंग फेज में आया बंदा, तो इसको रूमेटिज्म हर लेफ्ट साइड में मदर की वजह से आया, और या चाइल्ड की वजह से लेफ्ट नी अगर अफेक्ट हो रहा है तो इस वजह से हीलिंग फेज में वो हुआ। ओके सर, ये तो खाली एक ट्रिगर होगा ना, क्योंकि ये तो पॉलीआर्थराइटिस से पहले ही सफर कर रही थी, इससे रूमेटिज्म तो नहीं आ सकता कि इतनी छोटी सी बात पे भी इतना तगड़ा रूमेटिज्म। हाँ, सिंगल से यहाँ इसलिए आया अभी ट्रिगर, बिल्कुल आपका भाव जुड़ सकता दोस्त यार, क्योंकि अभी इसको लेफ्ट नी में आया मदर की वजह से। ठीक है, अभी पॉलीआर्थराइटिस में ये क्यों गया, कैसे गया, तो इसमें अब बात आपने यहाँ ये निकाली है, तो मदर केवल यहाँ एक ही पॉइंट पे थोड़ी ना इसको डिस्टर्ब कर रही होगी भाई, इसकी सारी जिंदगी का डिसीजन ही मदर ले रही है। छोटी छोटी बातों पे तो हो सकता है उस वजह से इसके पॉलीआर्थराइटिस सारे जॉइंट इन्वॉल्व हो जाएं, या फिर आगे दूसरे पहलू भी मिल सकते हैं भाई। अगर ऐसी पर्सनैलिटी है तो आगे चल के इसकी बीवी इसके दाएं घुटने को कंट्रोल करेगी है भैया। तो ऐसे हामिद पाल कुछ कह रहे हैं। एक मिनट, तो एक तो बात ये कि भैया हमें बुके हल्का लग रहा है, लेकिन वहाँ बुके की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो एक बात तो ये भी है, बस बताए ना, जो लड़कियां होती है ना, जब शादी का गाउन पहन के चलती है ना, तो उनके हाथ में एक बहुत सुंदर सा बुके होता है। हाँ। तो वो कैसा बुके लिया उसका, वही जैसे बॉस बता रहे थे अभी ना, कि उसका कलर क्या है, कितना बड़ा है, छोटा है, उसका इम्पोर्टेंस होता है। तो इसलिए वो अपने हिसाब से वो सिलेक्ट करना चाहती थी कि मैं क्या लेके जाना चाहती हूँ। नहीं दीपशिका अब दीपशिका अमितपाल, ये यहाँ की बात तो हो गई। अभी बात आई है हमारी बीच में जो आई है, डॉक्टर श्रेय ने बहुत अच्छी बात बताई है। तो देखो इसमें पहले ही लिखा हुआ, पवन बॉस ने भी इस पे ध्यान दिया, ये है रियूमेटिज्म अटैक। डॉक्टर श्रेय, ये एक अटैक है। वो आदमी पहले से ही सफर कर रहा था। हाँ, ये फीमेल पैर के फीमेल है पेशेंट, वैसे फीमेल पेशेंट है हालांकि। नहीं अबाउट हर है ना, अबाउट हर अपकमिंग वेडिंग। हाँ जी हाँ। मतलब ये है कि ये लेडी, ये जो टीचर थी, ये पहले से ही सफर कर रही थी पॉलीआर्थराइटिस से। इसका मतलब पहले से ही वही बात बॉस की कि इसको पहले से ही रोक टोक लगाई जाती थी, उसकी वजह से उसको जॉइंट का इन्फ्लेमेशन पहले से ही चल रहा था। और अब क्या हुआ, बट ये है ना कि द पेशेंट इज वेरी एक्साइटेड अबाउट हर अपकमिंग वेडिंग, बट द मदर कंटिन्यूअसली मेडल्स विद प्रिपरेशन, द ब्राइडल बके इज इश्यू एट हैंड। इस टाइम जो है वो ब्राइडल बके की बात उन्होंने अड़ा दी। हाँ। तो इस वजह से इसको दिक्कत, सेंसिटिविटी इसमें पहले से चली आ रही थी, पहले से ही हर्ट चलती आ रही थी। ये डिस्पोजिशन हो गया भाई साहब, हमारे पास हमें मिल गया डिस्पोजिशन। किसका डिस्पोजिशन मिल गया? जिसको जॉइंट अटैक है, जिसको रूमेटिक आर्थराइटिस की दिक्कतें होंगी। हाँ, शी इज डिस्पोज्ड टू। हाँ, अच्छा, फाइनली अभी हम लोग उठा कर, हाँ बोलो। अभी उसमें यही है कि अब वो किस टाइम पर, अब एट प्रेजेंट हमारे को दोनों चीजें देखनी होंगी एज अ होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या कहते हैं, अभी तो शुरुआत में जो है उसको जो दिक्कत ही आई है उसको उठाकर हम लोग मेडिसिन एक्यूट में भी दे सकते हैं, और वही उसकी क्रोनिक भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। हाँ, लेकिन शुरुआत में यहाँ भी ये हो गई है, जब इसने बैंकॉट आखिरकार अपना आप ही डिसाइड करा, अपना आप ही माँ की उससे बाहर आ गई एक तरह से, तो फिर इसका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हुआ, जिससे इसके लेफ्ट नी में दर्द शुरू हो गया, रिमेटिज्म शुरू हो गई। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अभी तो यहाँ से शुरुआत है। हाँ भैया अमित। अमित भैया ने बढ़िया बात छोड़ी है, शुरू से ही पॉलीआर्थराइटिस की बात पहले से ही चली आ रही थी। हाँ, इसमें दोनों ट्रैक आ जाएंगे, वैसे दोनों ट्रैक आ जाएंगे। सेंसिटिव टू डिस्पोज टू बोन तो जॉइंट तो था ही इसको पहले से, एक बात। अब इसको पहला झटका रिजोल्यूशन में आया है लेफ्ट नी में। अब ये जैसे आगे बढ़ेगी, इसके हो सकता है जो दूसरे जॉइंट से इसके कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होंगे,
जब ये अपना काम अपने हाथ में सब लेने लगेगी तो सारे जॉइंट्स में हीलिंग आएगी। फिर मैं बताऊं तो फिर ऐसे भी आ सकता है, जब एक बार दबा हुआ इंसान उठ खड़ा होता है तो उसके कई सारे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होते हैं। फिर जब इसने एक बार अब स्टैंड लेना शुरू कर दिया तो सबसे पहले तो इसने मदर वाले घुटने का लिया हीलिंग में, और आगे हो सकता है उसके बाद राइट जॉइंट, राइट शोल्डर, XYZ और जो शामिल होंगे ये भी ट्रैक मिल सकता है। और ये जो आप कह रहे हो, अमित शर्मा भी कह रहे हो और आपने महसूस किया कि भाई पहले से आर्थराइटिस इसको थी, पहले डिस्पोज्ड टू थी ये, ना कि अभी पोली आर्थराइटिस थी इसको, पहले ये डिस्पोज टू पॉलीआर्थराइटिस दे रखा है, और यानी कि वो डिस्पोज थी जॉइंट पेन के लिए, हाँ, या जॉइंट की दिक्कतों के लिए वो डिस्पोज थी। हाँ, तो उसमें सारे के सारे जॉइंट सर्कमस्टांस के हिसाब से इन्वॉल्व होंगे, मेरा ये महसूस कर रहा हूँ मैं तो। तो टिश्यू अमित पाल, हमें एक क्वेश्चन पूछना है। हमें अपना एक केस याद आ रहा है, सेम ऐसा ही केस था। एक लड़की थी मेरे पास, उसकी शादी थोड़ा सा लेट हो रही थी। पहले तो लगी नहीं थी जब मेरे पास आई थी, तो उसको भी ऐसे पॉलीआर्थराइटिस की ही प्रॉब्लम थी, और उसका इतना ज्यादा कंडीशन थी खराब कि 3-4 साल से वो मतलब नीचे जमीन पे बैठ नहीं सकती थी, हाथ पैर और सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व थे उसके। फिर मेडिसिन हमें याद है, हमने उसको रस्टॉक दी थी, तो उसका सब चलने लगा था, बैठने भी लगी थी। उसकी शादी लग गई थी। शादी से पहले जब मेहंदी लगाई जाती है तो मेहंदी को लाल करने के लिए मेहंदी वाली ने शायद उसको विक्स वगैरह खूब अच्छे से रब किया था हाथ पैर में खूब अच्छे से। तो वो करके आई थी और शादी उसकी हो गई। शादी में थोड़ा हल्का फुल्का पेन था। शादी के बाद वो आने लगी तो कहने लगी फिर से वो पेन्स उसके सारे खूब बढ़ने लगे। हमने उस टाइम पे रेस्टॉप को ऐसे ही पोटेंसी बढ़ा के भी ट्राई किया, सब कुछ किया, और हमने एक बार शायद नक्स वोमिका भी दी, लेकिन हमको उसका रिजल्ट नहीं मिला। फाइनली ये हुआ कि जो उसको आराम पहले मिला था वो दोबारा कभी नहीं मिला, और वो मेरे यहाँ कुछ टाइम बाद आना बंद कर दिया। उसने 2-3 महीने और कंटिन्यू किया होगा, क्योंकि फिर ससुराल से आना होता था उसको, तो वो आ भी नहीं पाती थी, वो कंटिन्यू भी नहीं हो पाया। लेकिन हमें यहाँ पे ये समझना है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट की अभी बात हो रही है, कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट पहले रहा होगा, ठीक है, और मान लीजिए रेस्टॉक के बाद उसका रिजॉल्व हो रहा था, हो सकता है अब पार्शियली रही होगी, वरना बीच में इंटरप्ट नहीं होती, और विक्स लगाने से, वो विक्स लगाने से हुआ होगा या किसी और वजह से हुआ होगा, ये क्या हो सकता है यहाँ पे कारण? हाँ, इसमें थोड़ा सा ना एक हैंगिंग फेस का भी मसला मुझे लग रहा है। आपकी पार्सल थी या जो थी। हाँ देखो दीपशिका, इसमें बहुत सिंपल सी बात आपने बहुत अच्छी बताई कि जब वो आई थी, इसी केस को लेकर हम चलेंगे आगे। जब जाओगे ना तो इसमें आया एक्यूट फेज या हैंगिंग हीलिंग, बहुत जैसे कह रहे हैं। एक हमारे पास पेशेंट एक्यूट फेज में एक्यूटली आ गया अचानक से, और उसमें फिर वही बात है, एक्यूट के प्रेस्क्रिप्शन अलग हैं। आपने उसके एक्यूट की टोटलिटी बना के उसको मेडिसिन दे दी, वो बिल्कुल सही रही। वो 3-4 महीने सही रही, 3-4 महीने सही रही। उसकी शादी लगी, शादी पहले लग नहीं रही थी, वो लगी, शादी हो भी गई, फिर वापस खराब हुआ। देखो एक बात समझो, एक्यूट को दिन घंटे मिनट सेकंड में ना मिलाएं हम, मेरे हिसाब से। कई बार ऐसा होता है कि आपने उस स्टेट से निकाल दिया, वो बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा। लेकिन वही बात है, आप देखो, आप भी बहुत अच्छे से पढ़े लिखे, आपने देखा ना कि ऑटो इम्यूनिटी या ये हटा दिया, या ये डिलीरियम हटा दिया, सिफिलिटिक हटा दिया, अब उसकी एंटीसोरिक आपने दी नहीं। हमने एंटीसोरिक सही से चूज नहीं करी। जब तक हम एंटीसोरिक सही से चूज नहीं करेंगे, भाई बड़े सर का या किस सर का कहना होता है कि ये विक्स या ये सब चीजें इतनी वो नहीं होती हमारी जो होम्योपैथी मेडिसिन के असर को खत्म कर सके। इसका मतलब यहाँ पर ये तो श्योर है कि हमने ठीक तो करा था, हमने उसकी उस फेज को हटा दिया, पर पूरी तरह से ठीक हमने नेक्स्ट नहीं दिया था। नेक्स्ट वन प्रेस्क्रिप्शन बनता था यहाँ, नेक्स्ट वन प्रेस्क्रिप्शन बनता था बिल्कुल। और दूसरी चीज ये, चूंकि उसकी ससेप्टेबिलिटी हटी एंटीसोरिक देके, वो उसको फिर से वो ट्रिगर होने लगी उसकी सिचुएशन। तो ये सब चीजें हैं, बिल्कुल केस के अकॉर्डिंग ये क्लियर होती हैं। इसमें टिश्यू शामिल होगा, बोन, कार्टिलेज, मसल्स और सेरिब्रल मेडुला। इसको हाँ भैया, मैं कह रहा हूँ बस एक रूब्रिक है इसके आसपास का, जैसे केस में जीएनएम वाली इंसैनिटी प्रिपेयरिंग फॉर वेडिंग करके रूब्रिक है, उसमें अकेली दवाई हायोसाइमस है। और हायोसाइमस जो
शादी के आसपास अमित इंसैनिटी को नहीं अभी बात करने दो, अभी कर लेने दे अमित शर्मा बात इसको। हाँ अमित। हाँ 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 पर मत लेना था कि माइंड से इंसैनिटी हाँ है ना। हाँ वो शादी के जो प्रिपेयरिंग चल रही थी उसकी वजह से दिक्कतें, तो वो चाहे बॉडी से ले लेना चाहे डिलीरियम ले लेना, इस तरीके के आसपास के रूब्रिक लग सकते हैं। हाँ, बशर्ते वो हाई साइड में डिस्पोजिशन और जॉइंट उसके अफेक्ट हो रहे हो, अगर रूमेटिज्म की बात कर रहे हो। अदरवाइज दूसरी प्रॉब्लम भी आ सकती है। अमित शर्मा आप क्या कह रहे थे भैया, अब बताओ। बस देखिए विद अमित ने बात बिल्कुल सही करी, लेकिन यहाँ पर शादी की वजह से नहीं, उसको तो माँ के टांग अड़ाने की वजह से अब एट प्रेजेंट ये दिक्कत आई। इसमें मैं बताऊं आपको, मैंने एक रूब्रिक वैसे निकाला, वो है रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, सेंसिटिव, क्योंकि ये पेशेंट सेंसिटिव हो गई है, र्यूमेटिक कंप्लेंट एंड कैटार डिस्पोज टू। इसको मैं ये नहीं कहूंगा, इसमें मेडिसिन हमारी है कॉल्चिकम, दैट इज कॉल्चिकम ऑटोमनेल। और कॉल्चिकम के बारे में जो बिल्कुल टिपिकल वेरीफाइड आप लोग जानते हो, मैं देख चुका हूं, हर बार देता हूं, वो है एंगर एट ड्यू टू इनजस्टिस या मिसडीड ऑफ अदर, इंडिग्नेशन, मिसडीड्स ऑफ अदर। अब ये उसकी माँ की एंगर एट द मिसडीड ऑफ अदर और उस इंडिग्नेशन एट द मिसडीड ऑफ अदर, उसकी माँ का गुस्सा था और उसने उसे अंदर ही अंदर रखा। और एक बात इसमें एक ऊपर वर्ड आया है, अगर मेडलिंग अगर कोई बीच में कोई टांग अड़ा रहा है तो आपकी केवल शादी ही नहीं, आपके दूसरा भी कोई पहलू हो सकता है कि आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो और कोई ना कोई उसमें मेडलिंग कर रहा है, उसमें कोई ना कोई टांग अड़ा दे रहा है, तो अमित उधर से भी जा सकता है। तो अब इसलिए जो आपने इंसैनिटी वर्ड डाला मैरिज को लेकर के है की, तो अगर उसको यह देखना पड़ेगा कि अगर उसको ये वाला पार्ट अफेक्टेड हो रहा है बोन्स का, तो हम उसको ले सकते हैं। अदरवाइज इसको मैरी को किसी भी दूसरे टास्क से ले सकते हो जो वो करना चाह रहा, और उसमें कोई दूसरा बंदा टांग अड़ा रहा है, मेडल्सन कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे इसको बड़ा करेंगे। और टिश्यू इसमें शामिल होता है बोन, कार्टिलेज, मसल, सेरिब्रल मेडुला इसको कंट्रोल करता है, मेजोडर्मल लेयर से ये टिश्यू बनते हैं। फेस में कह रहे हैं ये एक्यूट अटैक में आपके पास आएगा, फिजिकल टू हीलिंग फेस, सिम्टम फ्री इंटरवल। एक्यूट अटैक इज इक्वल टू हीलिंग फेस, सिम्टम फ्री इंटरवल्स इज इक्वल टू कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी। ये तीनों दिए हैं। एक्यूट अटैक होगा तो हीलिंग फेस होगी ये सिम्टम फ्री इंटरवल्स के साथ, इज इक्वल टू कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी। और अगर हीलिंग फेज है तो एक्यूट अटैक आ रहा है तो हीलिंग फेज में आएगा, और सिम्टम फ्री है तो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक्यूट अटैक के दौरान एक्यूट अटैक आएगा इसका हीलिंग फेज के दौरान, और अगर सिम्टम्स नहीं है तो वहां पर इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी चल रही है। तो ये इसका मतलब ये है कि न्यू मेजोडर्मल लेयर से बना हुआ टिश्यू फिर है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में जिसके सिम्टम नहीं आते वो अक्सर सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कंट्रोल्ड टिश्यू होते हैं। मोर सेल्स आर रिमूव्ड विद ईच इन्फ्लामेशन। जब भी इन्फ्लामेशन होगा और ज्यादा सेल्स वहां से रिमूव हो जाएंगी, जो आगे बढ़ेगी स्थिति प्रोग्रेसिव थिकनिंग एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द अफेक्टेड जॉइंट। प्रोग्रेसिव थिकनिंग एंड डिफॉर्मेशन ऑफ अफेक्टेड जॉइंट होएगा ये हीलिंग फेज अल्टरनेटिंग विद कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी की वजह से, कि कभी रिजोल्व हो जाएगा तो थिकनिंग करेगी वो उस पार्ट को, बॉडी टिश्यू को, और जब एक्टिव हो जाएगा तो फिर वहां से सेल डैमेज करेगी, रिमूव करेगी। तो इस तरह से कहीं थिकनिंग हो जाएगी, कहीं थिनिंग हो जाएगी, तो ये डिफॉर्मेशन ऑफ द अफेक्टेड जॉइंट हो जाएगा। रिमार्क कह रहे हैं यहां पर, टिप्पणी दी है, कंसीडर हैंडेडनेस राइट और लेफ्ट एंड साइड, मदर चाइल्ड और पार्टनर, और लोकल कॉन्फ्लिक्ट, ये सब कंसीडर करने होंगे। थेरेपी कह रहे हैं, डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड इफ पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ सो दैट द एसबीएस कम्स टू एन एंड। जब एसबीएस कम्स टू एन एंड वाली बात है तो हैंगिंग हीलिंग है ही, अमित हैंगिंग चल ही रहा है। हाँ जी। अंडरस्टैंड दैट rheumatism is not a fateful progressive disease but that everything is dependent on the psyche। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि ये बात समझ लेना
समझना होगा कि रूमेटिज्म जो है वो फेटफुल प्रोग्रेसिव डिजीज नहीं है, बल्कि हर चीज साइकी के ऊपर डिपेंड करेगी। ऐसा नहीं है कि ये हो गया तो फिर ये जाएगा ही नहीं। एक ये भी भाव आ रहा, अगर आपकी साइकी से जो कॉन्फ्लिक्ट दूर हो गया तो ये उस पर निर्भर करता है। गाइडिंग थॉट यहाँ अपनाना होगा, आई वुड नॉट टेक इट टू हार्ट, मैं इसे दिल पे नहीं लेती। एनफ ऑफ माई हाई, क्या है ये, डिमांड, एनफ ऑफ माई हाई डिमांड्स है ना, मिसप्रिंट हो रहा मेरे इसमें। एनफ, जी सर। हाँ एनफ परफेक्शन, परफेक्शन भी पर्याप्त है, मेरी हाई डिमांड्स भी पर्याप्त हैं, जो मतलब एक तरह से पूरी हैं, पूरी हो गई हैं, ऐसा कुछ भाव है। आई ट्रस्ट माई सेल्फ, हमें लगता है नहीं कि नहीं, यहाँ पे एनफ का मतलब हो गया बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत डिमांड हो गई। अब मुझसे और, हाँ जी, ओके हाँ ओके, जी, बहुत हुआ, बहुत हाँ, हुआ, अब छोड़। हाँ जी, ओके, एनफ परफेक्शन, परफेक्शनिज्म में भी हाँ जी, बहुत हुआ। आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं अपने ऊपर हाँ जी, भरोसा करती हूँ और मैं मजबूत हूँ। तो एक तरह से ये सेल्फ कंटेंटमेंट की तरफ इंसान बढ़े, हाँ जी, हाँ, विलिंगली। हाँ जी, ओके, हाँ जी। हिल्डगार्ड और बेंजन, हाँ जी, हाँ बेटा, नहीं ये कंप्लीट कर लीजिए, फिर मेरे को क्वेश्चन पूछना है। हाँ हाँ ठीक है, इसको कर लेते हैं तब पूछना। डिटरमाइन द, अच्छा ये हो गया। हिल्डगार्ड और बेंजन में कह रहे हैं सेंचुरी टी, करली लीफ मिंट एलिक्सिर, सीडार फ्रूट पाउडर, ब्रैकेट में कह रहे हैं इंटरनली, थाइम पेस्ट स्पेशल रेसिपी, इसे आप कर सकते हो। कह रहे हैं इफ नेसेसरी पेट्रोलियम का भी यहाँ यूज है कुछ। मेजर्स इन एक्यूट फेज, मेजर्स अपनाने होंगे जो एक्यूट फेज में अपनाते हैं, उसके लिए आप कह रहे हैं आर्थराइटिस देख लेना, उसमें है। इन क्रॉनिक क्वाइट फेज सी जॉइंट डेटेरियोरेशन, और यदि चुपचाप जो है जॉइंट डेटेरियोरेट होता जा रहा, मतलब क्रॉनिक है, तो जहां जॉइंट धीरे धीरे डेटेरियोरेशन में जा रहे हैं उसको आप देखें। इंटेंसिव पेन अगर है तो सीबीडी ऑयल यानी कि कैनाबिडियोल, कॉड लिवर ऑयल यूज करें। इफ नेसेसरी, यदि जरूरी हो, कन्वेंशनल मेडिसिन मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, पॉसिबली कॉर्टिसोन ब्रीफली, थोड़े समय के लिए कॉर्टिसोन भी यूज कर सकते हो अगर बहुत ज्यादा सीरियस है। इन एक्सेप्शनल केसेस एंड ब्रीफली मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट को भी कह रहे हैं एक्सेप्शनल केसेस में ये ले सकते हैं। क्या कह रहे हैं प्रीति जी आप? हाँ जी, बस मेरे को यही प्रश्न पूछना है कि क्या कहते हैं, जैसे जो इंसैनिटी वगैरह के केसेस में होते हैं, उसमें एक्यूट इंसैनिटी का अटैक आया तो हम लोग जनरल क्लास ऑफ नर्सिंग करते हैं फॉलोड बाय एंटीसोरिक। लेकिन जो ऐसे अदर केसेस होते हैं जहाँ पे हम लोग थोड़ा एलिमेंट, थोड़ा एक टिपिकल एक्यूट केसेस की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे किसी को कोई सडन पेन उभर जाता है या कुछ ऐसा, तो वहां पे हम लोग थोड़ा एलिमेंट लेते हैं, थोड़ा जनरल डिस्पोजिशन देखते हैं और उसको मेडिसिन दे देते हैं, ठीक है। हाँ। अब पेशेंट उस मेडिसिन से अच्छा भला चल रहा होता है, तो ये जो एंटीसोरिक अगेन एडमिनिस्टर करने की बात आती है, वो टाइम कब जज कर, वो टाइम का जजमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि ये भी तो कहा जाता है ना कि पेशेंट अच्छा भला चल रहा हो तो हम लोग को नहीं छेड़ना चाहिए, या फिर जब तक फर्स्ट मेडिसिन एक्ट कर रही होती है तो हम लोग को सेकेंड मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। तो इसलिए वो एंटीसोरिक को नेक्स्ट टाइम कब एडमिनिस्टर करना है, वो चीज को कैसे हम लोग जज करेंगे, जब पेशेंट में सिम्टम्स आएंगे तब, या फिर कैसे? हम एंटीसोरिक कब कैसे डिसाइड करते हैं और एक्यूट कैसे डिसाइड करते हैं प्रेस्क्रिप्शन, ये बताओ पहले आप। और जो चेंज डिस्पोजिशन, एक्यूट चेंज डिस्पोजिशन में देखते हैं, एक्यूट में एक एलिमेंट फ्रॉम में देखते हैं, दूसरी बात आपने कह दी एक्साइटिंग कॉज देखते हैं, तीसरी बात कह दी अगर इस तरह की कोई चीज मिल रही है तो आपने स्टेट को कवर करा है या एक्यूट को कवर करा है, ठीक है। और जब आप कोई एंटीसोरिक सेलेक्ट करते हो तो आप फिर चेंज डिस्पोजिशन नहीं देखते, आप उसका एक्साइटिंग कॉज या एलिमेंट फ्रॉम नहीं देखते। एंटीसोरिक को डिसाइड करने का, प्रेस्क्राइब करने का एक अलग पैटर्न है, उसको अपनाते हैं। तो सबसे पहले तो ये हम अलग कर लें दोनों को। अब अगर आपने एंटीसोरिक को प्रेस्क्राइब करने का पैटर्न अपनाते हुए उसको प्रेस्क्राइब कर दी और इन बिटवीन कोई एक्यूट एक्सैजर्बेशन आ गया,
तो उस एक्यूट एग्जैजर्बेशन को हम एक एक्यूट स्टेट की तरह से डील करेंगे, बशर्ते वहां बस ध्यान ये रखना है कि यदि वो ऐसा है कि वो अपने आप ही रिजोल्व हो जाएगा, तो हम अपने उस एंटीसोरिक प्रिस्क्रिप्शन जो पहले दे रखा है उसको वो डिस्टर्ब ना हो जाए, तो उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे बिना मेडिसिन के। और अगर हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा डिमांड है वहां पर एक स्टेट प्रेस्क्रिप्शन की, तो फिर हम ऐसे प्रेस्क्रिप्शन में जाएंगे जो उसके पहले वाली के रिलेशन में होगी। वो सारी बातें आप जानती भी हो, है जी। तो एक्यूट स्टेट हो चाहे एक्यूट डिजीज हो, उसका बिल्कुल क्राइटेरिया अलग है चुनने का दवाई को, और एंटीसोरिक को अलग है, ठीक है। नहीं, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मेरा प्रश्न ये था बॉस कि क्या कहते हैं, अभी जैसे हम लोग कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है ना कि जैसे अभी कोई सपोज मेरे पास एक पेशेंट आया, बोल रहा है कि मेरे को बहुत हील पेन हो रहा है, ठीक है। अब उसको मैंने पूछा कि क्या कुछ हुआ था, ये वो थोड़ा बहुत पूछ के उसका कुछ नेचर का पार्ट देख के हमने उसको मेडिसिन दे दी, ठीक है। अब जब वो हील पेन ठीक हो गया सब, वो नेक्स्ट टाइम तो आने की संभावना कम होती, बट अगर जो आया है तो पेशेंट कह रहा नहीं अभी तो कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक चल रहा है, इन दैट केस हम लोगों को उसको वो कहे चाहे मत कहे, उसके पूरे डिस्पोजिशन को, नेचर को, डिल्यूजन को, फॉल्स परसेप्शन को कंसीडर करके एंटीसोरिक देनी है या उसी मेडिसिन पे कंटिन्यू रखना है? उसमें नहीं, मैं समझ गया आपका भाव, मैं आपका भाव समझ गया। हम इतने सक्षम हो जाते हैं कि हम पेशेंट को पहले जब हमें विजिट करता है हम ये देख लेते हैं कि एक्यूट डिजीज है या क्रॉनिक है, ठीक है जी। ये हम इस स्थिति में हो जाते हैं कि हम उसकी हिस्ट्री पूछ के, उसकी प्रेजेंटेशन को पूछ के, उसकी जर्नी ऑफ डिजीज को, तो हम वही डिसाइड कर लेंगे कि ये क्रॉनिक है। अगर हम वहां डिसाइड नहीं कर पाए और उसके केवल कुछ सिम्टम्स को देख करके दवाई दे दी, तो गलती हमारी है। अमित शर्मा क्या कह रहे हो? डॉक्टर प्रतीक जी, बॉस थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ आपको, बॉस को याद आ जाएगी ये हमारी एफोरिज्म नंबर 221 करके जो है ना, जिसमें एक्यूट स्टेटेड वाली आपने जो बोला कि 2 हो गए, पहली बार में हमने उसको पेन देखकर और बाकी चीजें देखकर एक्यूट मेडिसिन दे दी, तो हमारे को ये पता है कि हमने इसको जो मेडिसिन दी है वो उसके प्रेजेंट डिस्पोजिशन पर, चेंज डिस्पोजिशन पर दी है, उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट पर दी है, बात समझना। और हमारे को ये भी पता है कि इसको पीछे से ये दिक्कतें आ रही हैं, या पीछे से जिसको हम कहते हैं लेटेंट सोरा के सिम्टम ये चल रहे थे, तो जैसे ही ये जो अभी आया हुआ सोरा डाउन हो जाएगा, जैसे ही उसका बुखार, जैसे ही उसका दर्द, जैसे ही उसकी इंसेनिटी कम हो जाएगी, उसके तुरंत बाद नो टाइम शुड बी वेस्टेड, जो उसमें लिखा है अफोरिज्म में वो है कि नो टाइम शुड बी वेस्टेड इन गिविंग एंटीसोरिक। जब हमें ये पता है कि हमने इसका एंटीसोरिक ट्रीटमेंट अभी नहीं दिया, अभी हमने इसको एक्यूट ट्रीटमेंट के थ्रू मेडिसिन दी है, तो एक्यूट के हटते ही हमारे को उसकी एंटीसोरिक देनी चाहिए। है बॉस जी? बिल्कुल सही कह रहे हो। और इसमें एक्चुअल में मसला यहाँ है थोड़ा सा, डॉक्टर प्रीति जी को जितना भाव में समझ रहा हूँ, कि हमें एज ए फिजिशियन वहां पर ये डिसीजन लेना है कि हम डील क्या कर रहे हैं। हम ना बॉस प्योर सुनो, हम प्योर, अभी सुनो तो सही बॉस, पवन बॉस नहीं, मेरी बात सुनो आप। प्रतीची का कहने का ये चल रहा है कि हमने किसी को एक्यूट दे दी और वो ठीक चलने लगा, तो अब हम उसकी क्रॉनिक दे के ना दे तो कब दे? नहीं, तो आपको क्रॉनिक केस के पास, क्रॉनिक केस आपका है और आपने उसको एक्यूट स्टेट पे दे दी, तो आप कैसे इस बात को मान के बैठ गए कि आप सही काम कर रहे हो? आपको या तो अगर वो बहुत सीवियर स्टेट आई है एक्यूट एग्जैजर्बेशन की उस क्रॉनिक के, उसको डील करके उसकी जीसीएस निकालो। साथ ही जो अभी आप कह रहे हो, जो सुनो तो सही, आप सही कह रहे हो, उसके तुरंत बाद इमोशनल और मेंटल डिजीज में तो तत्काल प्रभाव से देनी ही है। और अगर क्रॉनिक कोई दूसरा डिजीज है बॉडी कॉर्पोरियल वाला, तो वहां भी आपको एक राइट एंटीसोरिक की तरफ बढ़ना ही बढ़ना है, एक बात। दूसरी बात ये, फिर मैं कह रहा हूं अमित शर्मा, बात को समझो, हम लोगों में ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि बड़े सर कहते थे कि सबसे पहले देखो कि आप क्या डील कर रहे हो। आप एक्यूट को डील कर रहे हो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे या क्रॉनिक को कर रहे हो?
अगर आपने एक्यूट को कर रहा है तो ठीक है, अगर आपने क्रोनिक के उस एक्यूट एग्जर्बेशन को एक्यूट की तरह से डील कर लिया और फिर ये भूल गए कि साहब इसको तो क्रोनिक है ही नहीं, तो फिर तो गलती है फिजिशियन की है ना भाई। जी फिर तो ये फिजिशियन की है, ये इमेच्योरिटी। बस प्रतीति यही तो पूछना चाह रही है, इसी बात का जवाब आप दे रहे हो। हाँ, लेकिन मतलब मुझे जो उसका महसूस हो कहना रहा ये है, कि मुझे कई बार हम क्या करते हैं क्लिनिक पे, हम जो शुरू में क्या करते हैं अमित भाई, हमें बहुत बड़ी हमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि बड़े सर बोलते थे कि सबसे पहले ये देखो कि आप डील क्या कर रहे हो सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको सिलेक्शन की तरफ बढ़ना है कि ये एक्यूट स्टेट की तरह से दूं, एक्यूट डिजीज है, क्रोनिक डिजीज की एक्यूट एग्जर्बेशन है, या ये क्रोनिक डिजीज इटसेल्फ है। ये बात वहां तक है अमित शर्मा, वहां नहीं है जहां आप महसूस कर रहे हो। बात वहां तक की है जो प्रीति जी कह रही हैं। बेसिकली अगर आपने, फिर मैं इसको सम अप कर दूं, हमें ये शुरू में देखना है कि अगर क्रोनिक डिजीज आपके पास है तो अगर उसकी कोई एक्यूट एग्जर्बेशन ऐसा नहीं है कि उसकी जान खतरे में है, तो वहीं आप एंटीसोरिक चुनो। वहां आप 2-4 सिम्टम्स को देख के, मोटे मोटे हील पेन या छोटे मोटे को देख के एक्यूट की तरह से दे दिए, तो इसका मतलब आपने पहला ही कदम अधूरा उठा लिया। ये क्रोनिक केस के एक्यूट एग्जर्बेशन में वहां पर स्टेट को देते हैं जब इंसान की जान खतरे में हो। मैंने देखा मलिक सर के यहाँ, डॉक्टर प्रीति जी, सीआरएफ का केस है, बिल्कुल एक्यूट में गया है, हाय मरा तब मरा और मुझे बचा लो। सीएसएफ का केस है, क्रोनिक किडनी फेलियर का, सॉरी सीआरएफ का। वहां पे सर ने उसको एक्यूटली हैंडल करा, इनहेल करा के दवाई, लेकिन सर वहीं थोड़े ना रुके, सर ने उस एक्यूट पहली बार सर के पास मान लो गया और वो सर को पता चल गया कि ये सीआरएफ का केस है। और अब लेकिन आज की जो प्रेजेंट एक्यूट स्टेट है, इसकी है ये स्टेट, जो एक स्टेट रेमेडी से इनहेल करा करके या दे करके उसको वो करा, लेकिन उसके बाद प्रॉपर केस स्टडी करी और फिर प्रॉपर उसकी एक एंटीसोरिक की तरह से बढ़े, क्रोनिक की तरह से। लेकिन अगर हम जैसा कोई होता वहां, तो हम तो बस उसको कि भाई आराम आ गया, जो एक्यूट फेस हाई मरी कर रहा, लेकिन उसका सीआरएफ बढ़ता रहता। तो ये पहले दिन डिसाइड करना है। और हम तीनों हैं आसपास ही, अमित भैया थोड़े से ज्यादा सही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उस बात को भी अनदेखा करके कर रहा हूं कि हम लोग कई बार शुरू में ही गलती कर जाते हैं कि क्रोनिक को हम एक्यूट की तरह से डील करते हैं ज्यादातर। चलो ठीक है अमित, कुछ कहना है भाई? नहीं ठीक है, बस बेसिक बात यही है जो आप बिल्कुल कह रहे हो। एक बार फिर मैं बोलूं, जो हमारी डॉक्टर प्रीति जी जो एफोरिज्म है, आपने यही बोला था ना कि एक्यूट दी तो उसकी हम जीसीएस कब दें या कितने समय बाद दें, हाँ। या अगर वो ठीक चल रहा है तो हम उसे कितना चलने दें, बस बात ये कह रही थी प्रीति जी। तो मैंने वही बोला कि अगर हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमने एक्यूट समझ के दिया, जैसे बॉस ने बताया कि हमने उसके चेंज डिस्पोजिशन पर दिया, हमने उसकी प्रेजेंटेशन पर दिया और हमने इस पर दिए और हमने दवाई दे दी, और उसके जैसे ही सिम्टम शांत हुए, हाँ। तुरंत हमारे को उसका बेसिक डिस्पोजिशन उठाकर उसकी क्रोनिक मियान सारी चीजें समझकर उसकी जीसीएस देनी पड़ेगी, देनी नहीं ही तो चाहिए। दोबारा एक्यूट, हाँ देनी ही पड़ेगी बस, नहीं तो दोबारा एक्यूट आएगा। उसमें लिख रखा है ना कि दोबारा एक्यूट दोबारा आ गई तो फिर आप उसे संभाल भी नहीं पाओगे। एक बात, दूसरी बात यह है कि वो अंदर अंदर बढ़ भी तो रहा है। नहीं, अब वो बेसिकली आपका जो फोकस है अमित, मैं देखो आपका जो फोकस है बहुत ज्यादा, वो बहुत ही एक्यूट मेंटल और इमोशनल डिजीज की तरफ है। पहली बात तो जो 221 में बता रहे हैं, ना नहीं बॉस, मैं एक्यूट और मेंटल को नहीं कह रहा, आप एफोरिज्म को याद करो, उसमें लिखा नो टाइम शुड बी वेस्ट इन गिविंग द एंटीसोरिक वंस इट सेटल डाउन। तो ये खाली मेंटल इलनेस और उसके लिए कोई भी एक्यूट एग्जर्बेशन आ गया, कोई भी एक्यूट जिसको हम उसकी क्रोनिक मेडिसिन से नहीं संभाल पा रहे थे, और हमने उसमें कुछ एक्यूट ऐसी वेल चूजन मेडिसिन, स्टेट मेडिसिन दी, तो उसके तुरंत बाद ही हमारे को उसकी जीसीएस देनी बनती है। चाहे वो कॉर्पोरियल हो चाहे वो मेंटल हो। हाँ जी,
हाँ, वो कैसा भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा सा बीच में अपना पॉइंट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये बढ़िया बात उस पार्ट में दे रखी है एनीमैन साहब ने जो इमोशनल एंड मेंटल डिजीज की वजह से कह रखा है। अदरवाइज ये किसी भी बॉडी के क्रोनिक डिजीज पे भी लागू होती है, किसी भी डिजीज पे लागू होती है। हाँ, मैं ये अपना पॉइंट रख रहा हूँ। किसी पे भी, हाँ हाँ, ये मैं भी कह रहा हूँ, ये किसी पर भी होगी। हाँ, मैंने तो उसका एक एग्जांपल दिया कि उसमें इस तरह से समझा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहीं से समझ रहा हूँ आपका भाव, और बिल्कुल टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। अभी आप एक बात और देखो ना, कुछ दिन पहले क्या हुआ, एक पॉइंट और आता है अमित शर्मा, बड़ा अच्छा सा, इस बात को कर लेंगे अभी। अमरीश सर ने अभी एक क्लास में एक केस दिखाया था, जो बड़े सर ने किया था कभी, उसकी हड्डी टूटा करती थी बार बार, तो बड़े सर ने उसको जीसीएस ही दी थी उस समय अपने हिसाब से, और उसकी हड्डी टूटना बिल्कुल बंद हो गई। वो बंदे की एक वो ससेप्टेबिलिटी चली गई। लेकिन हुआ क्या कि 6 साल बाद या उसके बाद कभी जब सर के बाद वो केस दोबारा से हुआ, तो कोई ऐसा एक्साइटिंग कोज हुआ उसके साथ कि हड्डी टूट गई उसकी, और फिर से बार बार टूटने लगी। तो फिर अमरीश सर गए, अमरीश सर ने फिर उसको पूरे केस को रीएनालाइज करा, और फिर उसकी कोई दूसरी मेडिसिन आई अमित शर्मा, और जब से सर ने दूसरी मेडिसिन दी अमरीश सर ने, उसके बाद उसकी वो टेंडेंसी पूरी तरह से चली गई। उसके बाद उसकी शादी वादी भी हो गई, पूरा जवान हो गया, 18, 20, 21, 22 साल का फोटो शादी का भी उन्होंने दे रखा है एक जगह। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, एक बढ़िया जीसीएस देने के बाद भी गुंजाइश रह गई कि वो पूरी तरह से उसकी ससेप्टेबिलिटी नहीं गई थी। जबकि हमारे हिसाब से तो उसकी हड्डी टूटना बंद हो गई, तो हमारे हिसाब से तो क्योर हो गया वो। पवन बॉस, डॉक्टर प्रतीक जी, इसी को बहुत अच्छे से एक बार और समझना, जो सब लोगों का क्वेश्चन रहता है। यहीं से एक क्वेश्चन और रहता है कि देयर में भी मैनी एंटीसोरिक। एंटीसोरिक मीन्स सेंसिटिविटी और डिस्पोजिशन, और वो अब ये होता है कि जो अब मेडिसिन आई होगी वो पहली के रिलेशन में होगी। पहली बात। दूसरी बात यही है कि मेरी सेंसिटिविटी चेंज हो गई। भाई मैं बचपन में छोटी छोटी बात को लेकर या छोटी छोटी चीजों को लेकर सेंसिटिव हुआ करता था, अब वो मेरे आपने बिल्कुल ठीक कर दिया, मेरे को उन चीजों से फर्क नहीं होता। अब जब मैं बड़ा हो गया तो हो सकता है अब मैं इस चीज को लेकर सेंसिटिव हो गया हूं, और अब यहां से मेरी दूसरी स्टेट आएगी जो पहली के ही रिलेशन में हो सकती है। और अब मेरी इस सेंसिटिविटी को उठाकर डॉक्टर अमरीश विजयकर सर ने बिल्कुल ऐसी मेडिसिन दे दी कि वो बिल्कुल ही क्योर हो गया। हाँ, तो ये गुंजाइशें मैं कह रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि गुंजाइशें बनी रहती हैं। हमें टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है, पॉसिबिलिटीज कायम रहेंगी, पॉसिबिलिटीज हमेशा बनी रहेंगी। हमें टेक्नोलॉजी को समझना है डॉक्टर प्रीति जी, कैसे बढ़ना है हमें केस के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बस चलो ठीक है। राम राम भाई सबको नमस्ते। राम 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 राम।